हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेका। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमें ये बताना है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होना चाहिए। हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की अवधारणा आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो हमें ईवीएस पढ़ाना है, तो इसमें साइंस से तो कोई मतलब है नहीं हमें, तो साइंस वाले को तो हम ऑप्शन हटा देंगे। हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आकलन में सफलता प्राप्त करना, आकलन में हमें सफलता प्राप्त करना, पढ़ाने का मेन मकसद हमारा ये नहीं होता है कि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। ऐसा नहीं है, बच्चे फेल भी हो सकते हैं, उससे भी हम बच्चों को सिखाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। हम ईवीएस बच्चों को क्यों सिखाते हैं? क्योंकि जो उनका सांस्कृतिक जो बच्चे हैं उनको हम अपने पर्यावरण से जोड़ सके। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तु को काटते और कुतरते रहते हैं। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसमें एक लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर चूहा हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका आंसर चूहा नहीं होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत बढ़ते रहते हैं? तो ऐसा जानवर कौन सा है? गिलहरी। गिलहरी जो है उसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, पूरी जिंदगी उसके आगे के दांत जो बढ़ते रहते हैं, और इसलिए वो क्या करता है, चीज़ों को काटता और कुतरता है ताकि उसके आगे के दांत घिस जाए और घिस के छोटे होते रहे। तो गिलहरी इसका राइट ऑप्शन होगा। बहुत सारे लोग चूहा में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चूहा इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। छिपकली, दीमक, ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? गिलहरी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? एक प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल की टीचर है, वो बच्चों को जल भाव उनको टॉपिक पढ़ाना है, जल अभाव होना चाहिए यहाँ के विषय पर अपने कक्षा 4 के प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगे। हमारा ऑप्शंस है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए। तो कभी भी हम बच्चों को कुछ करवाना चाहते हैं, अगर हमें देखना है कि बच्चे वो चीज़ कर पा रहे हैं नहीं, तो हमें उन्हें करने के लिए देना चाहिए। जैसे कि वो पोस्टर्स बनाएंगे तो इससे बहुत अच्छे तरीके से हम उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। हम बच्चों को क्या कहेंगे कि वो अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे करते हैं। मीन्स कि हम बच्चों को कहेंगे कि आप अपने डेली लाइफ में जल को सेव करिए, जल की बचत करिए, उसके बाद हम उनका आकलन करेंगे कि वो जल की बचत कैसे करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। रेशम पालन क्या कहा जाता है? रेशम पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो जो रेशम पालन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर को क्या कहा जाता है? रेशम पालन कहा जाता है। इसके अलावा एपीकल्चर क्या होता है? जो मधुमक्खी पालन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा पिसिकल्चर क्या होता है? पिसी किससे संबंधित होता है? पिसी मीन्स होता है फिश। तो जो फिश मीन्स की मछली पालन होता है, मछली पालन किससे संबंधित है? पिसिकल्चर से। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर को हम बागवानी भी कहते हैं।
तो इसमें हम सब्जियों को या फिर फूलों को, इन सब का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, बागवानी करते हैं, तो इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया था, रेशम पालन पूछा गया था। तो रेशम पालन क्या होता है, सेरिकल्चर को हम क्या कहते हैं, रेशम पालन कहते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? हमें ये बताना है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है, हमारी बॉडी में हार्मोन का काम करते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसे हम हार्मोन भी कहते हैं। हमारी बॉडी का ये क्या है, एक हार्मोन भी है और विटामिन भी है। और पेपर में इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ये सब इन सब की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये भी हम देख लेते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी एक स्किन डिजीज है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बी की कमी से आप सबको पता है बेरी बेरी होता है, बी फॉर विटामिन बी, और बी से बेरी बेरी। डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स भी एक स्किन डिजीज है। एंड ए की कमी से सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है। जिसे हम रतौंधी कहते हैं। तो ये सारी बीमारी हो गई जो इन सब की कमी से होता है। ये भी पेपर में पूछ सकता है कि किस चीज़ को खाने से कौन सी विटामिन मिलती है। तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं, यानी कि जो खट्टे चीज़ होते हैं, नींबू, संतरा, इन सबको खाने में विटामिन सी मिलता है। विटामिन बी, जितने भी जो अनाज, अंकुरित अनाज होते हैं उनमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन डी, विटामिन ए कैरेट खाने में मिलता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो ऐसे विटामिन्स और किससे कौन सी बीमारी होती है, क्या खाने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर के लिए याद कर लेने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किन 2 राज्यों में लागू किया गया था? ये बताना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले किन राज्यों में लागू किया गया था? पंजाब और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे पहले ये राजस्थान में किया गया था। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है एक, नागौर जिले से इसको शुरू किया गया था। सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। जो पंचायती राज व्यवस्था के जो हम फादर कहते हैं, फादर किसको कहते हैं, पिता किसे कहते हैं हम इसका, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज व्यवस्था जो आई, मीन्स की पंचायत जो लेवल आए पंचायत के, वो किसके सुझाव पे आया, बलवंत राव मेहता के सुझाव पे आया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और ये कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और इसका पिता किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को इसका पिता कहा जाता है। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश स्टेट में भी लागू किया गया। तो ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमें ये बताना है मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। तो हम और भी जान लेते हैं यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है। तो जो यूरिन होती है, हमारा मूत्र होता है, उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस चीज में मिलता है, विनेगर में। एंड लैक्टिक एसिड किस चीज में मिलता है? तो लैक्टिक एसिड दूध से बने खट्टे चीजों में, जैसे कि दही में, कर्ड, पनीर, इन सब में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, मनुष्य के आमाशय में कौन सा एसिड मिलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मनुष्य के आमाशय में मिलता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8।
ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। हमें ये बताना है ब्रेल लिपि में कितने बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि अंधे लोगों को पढ़ने की एक लिपि होती है। जैसे कि हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी पढ़ने के लिए कौन सी लिपि पढ़नी पड़ती है? देवनागरी लिपि होती है। वैसे ही ब्रेल लिपि एक होती है। तो इसमें क्या होता है? मोटे पेज पे उभरे हुए कुछ डॉट्स होते हैं। तो हमें ये बताना है कितने डॉट्स होते हैं, 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या 8 बिंदुओं पर। तो उसमें 6 डॉट्स होते हैं। एक अक्षर को लिखने के लिए, हर एक अक्षर को लिखने के लिए 6 डॉट बने होते हैं और उसको टच करके हमें पहचानना होता है कि वो कौन सा अक्षर, मीन्स कि ये अंधे लोगों को पढ़ने की लिपि होती है। तो इसका आविष्कार सबसे प्रथम किसने किया था? लुईस ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के थे। और जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं A to Z, वैसे ही इस ब्रेल लिपि में कितने होते हैं? 64 अक्षर होते हैं इसमें। और कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और इससे किसको पढ़ाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किसके लिए होता है? गूंगे के लिए, बहरे के लिए, अंधे के लिए। तो ये किसके लिए होता है? अंधों के लिए होता है ये लिपि। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? हमें ये बताना है खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है? इसमें क्या कौन कौन होते हैं? एक उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। तो हमें खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक। ये खाद्य श्रृंखला होती है। उत्पादक प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ प्लांट्स आ जाते हैं। उत्पादक में कौन आ जाएगा? प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मीन्स प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोड्यूसर्स शाकाहारी होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं जो मांस को खाते हैं, और एक ओमनीवोरस कहते हैं हिंदी में उसे मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड क्या कहते हैं। ओमनीवोरस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे कि इंसान प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। तो इंसान क्या हो जाएगा? ओमनीवोरस में। सर्वाहारी हम उसे बोलते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो हमें ये बताना है कि उसकी जो खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है। उपभोक्ता 3 लेवल के होते हैं। एक शाकाहारी होते हैं, उसके बाद दूसरा लेवल आता है मांसाहारी का, उसके बाद आता है सर्वाहारी। तो हमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी होता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? हमें ये बताना है सूर्य का सबसे निकटतम तारा। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा साइरस, डेमोस, ध्रुव तारा या प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य की सबसे निकटतम तारा है। अगर आपसे पूछ दे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सन हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। जैसे ऐसे देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका सबसे निकटतम तारा क्या है? सन, सूर्य। और सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये हो जाएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा, और सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। तो पेपर में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पृथ्वी का निकटतम तारा पूछा है या सूर्य का निकटतम तारा पूछा है। और ये भी पेपर में पूछ सकता है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन होगा। ये तो पहला सबसे निकटतम तारा सूर्य हो गया, लेकिन पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11।
विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान है। हमें ये बताना है पूरे विश्व में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा, छोटा नागपुर, कच्छ का रण या अंडमान निकोबार। तो जो कच्छ का रण है, रन ऑफ कच्छ हम इसे कहते हैं, गुजरात में है ये। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण में पाया जाता है। इससे संबंधित एक और बात आप याद रखेंगे, इसे हम सफेद नमक का रेगिस्तान भी कहते हैं। सफेद नमक का रेगिस्तान। कच्छ के रण को हम सफेद नमक का रेगिस्तान भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसी होती है? दलदली होती है, दलदली क्षेत्र है ये, और यहाँ नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए हम इसे सफेद नमक का रेगिस्तान भी कहते हैं। व्हाइट डेजर्ट भी हम इसे कहते हैं। चलते हैं हमारे इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव ट्रीज बहुत ज़्यादा सुंदरी कहते हैं उसे, उस प्लांट को, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? हमें ये बताना है हमारा भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार कब हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लागू कब किया गया था। तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है? तैयार कब हुआ था? तो तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, और इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। एंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? भारत के संविधान का पिता हम किसे कहते हैं? तो वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को हम भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? हमें ये बताना है आलू का खाने योग्य भाग मीन्स कि आलू का हम क्या खाते हैं? जड़, पत्ती, तना, इनमें से कोई नहीं। तो भले ही आलू मिट्टी में से निकलता है, लेकिन जो हम उसका भाग खाते हैं वो कौन सा भाग होता है? तना होता है वो। आलू का हम क्या खाते हैं? तना खाते हैं। मूली का हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। और पत्ती हम किसका खाते हैं? जो सरसों हो गया उसका हम पत्ती खाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम पत्ती भी खाते हैं और उसका तेल भी खाते हैं? तो सरसों हो जाएगा। सरसों का क्या करते हैं हम? सरसों के पत्ती का हम साग बना के खाते हैं और सरसों का हम तेल भी खाते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? हमें ये बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, गोरखपुर या आगरा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। मिर्जापुर से आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ का क्या फेमस है? दरी, जो कारपेट होता है वो यहाँ का फेमस है। गोरखपुर में गीता प्रेस फेमस है, एंड आगरा में आगरा का पेठा फेमस है, ताजमहल है, ये फेमस है। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? हमें ये बताना है भारत का यूनियन टेरिटरी इनमें से कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर। तो ये इसमें से यूटी कौन है? हमारा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले क्या था? पहले एक स्टेट था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है यूटी में। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं टोटल? हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। बाकी ये सारे क्या है? ये सारे स्टेट्स हैं तीनों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? हमें ये बताना है जो एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा वो किसके कारण होती है? SO2 and NO2, NO2 and O2, CO and CO2, SO2 and O2।
तो हमारा जो अम्ल वर्षा है वो किसके कारण होती है, SO2 एंड NO2 के कारण होती है। इसमें क्या होता है, इसके कारण ये भी पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा किसके कारण हमारा ताजमहल है उसका कलर पीला होता जा रहा है। तो अम्ल वर्षा के कारण जो ताजमहल का कलर है वो पीला होता जा रहा है। इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण बारिश में क्या हो रहा है, एसिड की मात्रा बारिश के रूप में बरस रही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। हमें ये बताना है मिनी माता एक बीमारी है, वो किसके कारण होता है। सीसा, पारा, फ्लोराइड या DDT। तो जो मिनी माता रोग है वो किसके कारण होता है, वो पारा के कारण होता है। पारा मीन्स मरकरी, इसके कारण मिनी माता रोग होता है। सबसे पहले ये जो बीमारी थी वो कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। और ये किसके कारण हुआ था, कुछ मछलियाँ थी उसको खा लेने की वजह से लोगों को मिनी माता रोग हो गया था, लेकिन कुछ टाइम तक लोगों को पता नहीं चला था कि ये किसके कारण हुआ था। तो मछलियों के कारण ये रोग फैला था। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, पारा के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। हमें ये बताना है कि हमें प्याज का फसल उगाना है तो इनमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, इनमें से किस किस स्टेप्स को फॉलो करना है हमें प्याज की फसल उगाने के लिए। ए है मृदा को खोदकर नरम बनाना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो हमें स्टेप्स बताने हैं कि प्याज को बोने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, मृदा को खोदकर नरम बनाते हैं। हम उसमें जो उसको जुताई कहते हैं, तो हम खेत का क्या करते हैं, जुताई कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, वहाँ से खरपतवार को हटाते हैं, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। फिर बीज बोते हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा। एंड फिर हम क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ कर निकाल लेते हैं, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो A, C, B एंड D, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्या करते हैं, हम पहले मृदा को खोद कर नरम बनाते हैं। किसी भी चीज़ को बोने के लिए हम पहले वहाँ का जो ज़मीन होता है उसको खोदते हैं, फिर वहाँ से खरपतवार हटाते हैं, उसके बाद बीज को बोते हैं, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकाल लेते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। हम ये बताना है एल्युमिनियम की खान किस राज्य में है। उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जो उड़ीसा है वहाँ क्या है, एल्युमिनियम की खान पाई जाती है। इंडिया में जितना भी एल्युमिनियम होता है उसका 51% सिर्फ उड़ीसा से ही पाया जाता है, और बाकी अलग अलग स्टेट्स पे पाए जाते हैं, लेकिन 51% सबसे ज़्यादा भारत में जो एल्युमिनियम होता है वो उड़ीसा से पाया जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।